नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक 11 चैप्टर के 2 क्वेश्चंस के पार्ट हम कवर कर चुके हैं और ये वाली जो वीडियो है ये है थर्ड पार्ट और इसमें हम 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा कि विद्रोह के क्या कारण थे और दूसरा क्वेश्चन होगा कि विद्रोह जो है वो असफल क्यों रहा, वो सफल क्यों नहीं हो पाया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जब भी आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे सबसे पहले आपको यही पढ़ना है कि उसके कारण क्या थे। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ लें क्योंकि ये आपके सिर्फ 12th में नहीं, आप आगे भी ग्रेजुएशन करो, एमए करो, जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ोगे ना आपको ये टॉपिक्स ज़रूर मिलेंगे। अगर आप 1857 का विद्रोह पढ़ रहे हो तो यही चीज़ें आपसे सबसे पहले पूछें कि विद्रोह के कारण क्या थे। तो अभी इनको बहुत अच्छे से पढ़ लो 12th क्लास में। इस बात की गारंटी देता हूँ कि फर्स्ट सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में तो आप इनसे ही पास हो जाओगे, इतना अच्छा सिलेबस है 12th क्लास का। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण एक एक करके देख लेते हैं हम। सबसे पहला है 1857 के विद्रोह के अनेक कारण थे जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी तथा वेलेस्ली की विस्तारवादी नीतियों से भारतीय जनता समझ चुकी थी कि अंग्रेजों के इरादे भारत के प्रति अच्छे नहीं हैं। तो ये जो 2 गवर्नर जनरल हैं, एक का नाम है डलहौजी, उसके बाद आया वेलेस्ली। तो डलहौजी और वेलेस्ली दोनों ने भारत के बहुत सारे एरिया को जीता है और इनकी ही विस्तारवादी नीतियों की वजह से अंग्रेज भारत पर राज कर पाए हैं। तो पहला पॉइंट में सिंपल ये बताया है कि इन दोनों की नीतियों की वजह से अंग्रेजी हुकूमत जो है पूरे भारत में फैली और भारतीय जनता समझ चुकी थी कि अंग्रेज़ों के इरादे अच्छे नहीं है, वो हमारे ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा है ख पॉइंट, अवध को हड़पने और मुगल सम्राट को अंग्रेज़ों द्वारा लाल किला छोड़ने के लिए कहने पर मुसलमान रुष्ट हो गए। तो अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उसको हटा दिया और अवध को अपने कब्जे में ले लिया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद लाल किले को छोड़कर जाने को कहा मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से। तो इससे पूरे देश के मुसलमान जो हैं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। क्वेश्चन यही था कि विद्रोह के क्या कारण थे। पहला हमने पढ़ा डलहौजी और वेलेस्ली की नीतियाँ कारण बनी। दूसरा हमने पढ़ा कि अवध को हड़पना और जो लाल किला है उसको खाली करने की कहने की वजह से लोग भड़क गए। ठीक है, ये दोनों राजनीतिक कारण हैं। हम हेडिंग वाइज पढ़ते चलेंगे कि राजनीतिक क्या थे, आर्थिक क्या थे, सैनिक क्या थे। आप ऐसे ही अगर आप एग्जाम में 8 नंबर में आता है तो आप ऐसे ही हेडिंग बना बना के बिल्कुल इस क्वेश्चन को लिखेंगे। आप चाहे तो इसको यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो पहली हेडिंग राजनीतिक कारण थी, 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं तीसरा, मुसलमान नाराज हो चुके हैं, सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा। अब थर्ड पॉइंट, उधर हिंदू नरेशों की पेंशनें बंद करने और उनके बच्चों को हड़पने के कारण हिंदू भी रुष्ट हो गए। तो हिंदू जो राजा हैं, नरेश का मतलब है राजा, तो हिंदू नरेशों यानी हिंदू राजाओं की पेंशन बंद कर दी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जैसे जैसे उन्होंने एरिया को कब्जे में लिया, मान लो जैसे उन्होंने बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया तो वहाँ का जो राजा था वो उसको पेंशन दिया करते थे। ऐसे ही उन्होंने हर राज्य में किया भारत के। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, 1850 के दशक में भारतीय राजाओं को यानी भारतीय नरेशों को पेंशन देनी बंद कर दी, जिससे कि हिंदू भी नाराज हुए। हम क्या पढ़ रहे हैं, राजनीतिक कारण। 3 हमने पढ़ लिए, पहला डलहौजी और वेलेस्ली की नीतियाँ, दूसरे में अवध को हड़पना और बहादुर शाह जफर को भागने के लिए कहना, इससे मुस्लिम नाराज हुए। तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा हिंदुओं की पेंशनें बंद कर दी, जिससे कि हिंदू राजा भी नाराज हुए। अब है अगला पॉइंट, देशी राज्यों के अंग्रेजी राज्य में विलय के कारण उनकी सेना को भंग कर दिया तथा 1856 ईस्वी में अवध में विलीनीकरण के कारण 60,000 सैनिकों को नौकरी से हटा दिया। तो तीसरा पॉइंट है कि जिस भी राज्य को ये अपने में विलय करते थे यानी मिलाते थे तो उसकी सेना को भंग कर देते थे, उसकी सेना को ख़त्म कर देते थे वहीं कि ये सेना, अब ये जितने भी सैनिक हैं ये अब सेना में काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, जब अवध को हड़पा तो अवध को हड़पने के समय पे अवध की सेना में जितने भी सैनिक थे वो सारे जो थे वो बेरोज़गार हो गए, उनकी नौकरी उनसे छिन गई। तो 60,000 सैनिक लगभग जो है उनकी नौकरी छीन ली गई। तीसरा पॉइंट ये अगला ये जो पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि 1856 में अवध को मिला लिया, जिसकी वजह से जो सैनिक हैं उनकी घर बार जो था वो बिल्कुल खतरे में आ गया, उनकी नौकरियां चली गई, अब वो भूखे मरने की कगार पे हैं। तो ये हुआ ये वाला पॉइंट। अब है अगला पॉइंट, कई संतानहीन राजाओं से गोद लेने का अधिकार छीन लिया गया और उनके राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया।
तो जैसे जिस राजा की संतान नहीं होती थी, बेटे वगैरह नहीं होते थे, अंग्रेज लोग क्या करते थे, उसको अपने राज्य में मिला लेते थे। जैसे झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई, उनके साथ भी यही किया गया था कि उनका खुद की औलाद नहीं थी, इसीलिए उनके राज्य को हड़पने की बात अंग्रेज कह रहे थे, इसीलिए वो लड़ी थी। ठीक है, तो ये सारे थे हमारे राजनीतिक कारण। तो पहली हेडिंग हुई इसमें। अब है आर्थिक कारण। आर्थिक का मतलब होता है पैसे से जुड़े हुए कारण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, अंग्रेजों व्यापार का विस्तार किया गया। अंग्रेजी आएगा, अंग्रेजों नहीं आएगा। अंग्रेजी व्यापार का विस्तार किया गया, परंतु इसके विपरीत भारतीय उद्योग धंधे और व्यापार गर्त में पहुंच गए। गर्त का मतलब है कब्र में पहुंच गए, यानी कि खत्म हो गए बिल्कुल। तो अंग्रेजी व्यापार बढ़ा, उससे क्या हुआ, भारतीय उद्योग धंधे यानी भारतीय फैक्ट्री जो थी, भारत का जो व्यापार था वो सारा गर्त में चला गया, यानी कि खत्म हो गया। क्या पढ़ रहे हैं हम, आर्थिक कारण पढ़ रहे हैं, पैसे की वजह से क्या दिक्कतें आई। तो इंडियन जो बिजनेस था वो सारा खत्म हो गया। तो आर्थिक कारण का यह पहला पॉइंट है। अब है दूसरा पॉइंट, बंगाल और दक्षिण भारत के जागीरदारों की जागीरें छीन ली गई, उपहार भूमि पर भी कर लगा दिया गया। यानी बंगाल और दक्षिण भारत के जितने भी जागीरदार थे, यानी बड़े किसान थे, उन सभी की ज़मीनें छीन ली गई और उपहार भूमि जो थी, यानी जो भूमि उन्हें गिफ्ट के रूप में मिली हुई थी, उस ज़मीन पर भी टैक्स लगा दिया। पहले अंग्रेज लोग ऐसी ज़मीन पर टैक्स नहीं लगाते थे। तो अब सारी दिक्कतें किनके साथ हो रही हैं, अब इन किसानों और जागीरदारों के साथ। तो अब विद्रोह ये करेंगे ही। तो आर्थिक कारण में 2 पॉइंट पढ़े हमने। पहला है कि व्यापार बंद हो गया, भारतीय व्यापार, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आर्थिक स्थिति वो खराब होगी भारत की। दूसरा है जागीरदार लोग जो उनकी ज़मीनें छीनी जाने लगी और दूसरा उनके ऊपर टैक्स लगाया जाने लगा और उपहार भूमि के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो आर्थिक कारण में 2 पॉइंट हुए। वह तीसरा पॉइंट, शिक्षित भारतीयों को भेदभाव की नीति के कारण उच्च पदों से दूर रखा जाता था। यानी अंग्रेज भेदभाव करते थे भारतीयों के साथ और हाई पोस्ट, उच्च पद का मतलब है हाई पोस्ट, हाई पोस्ट पर इन लोगों को नहीं जाने देते थे। चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपको हाई पोस्ट की नौकरी नहीं मिलती थी। इससे उन्हें भारी आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती थी और आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती थी। तो इससे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जो है उन्हें आर्थिक हानि यानी पैसे का नुकसान तो होता ही था, सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलती थी छोटी नौकरियों में, और आर्थिक नुकसान के साथ साथ आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी ठेस पहुंचती थी। जैसे आप अगर पढ़ लिख कर PhD करो हिस्ट्री में और आपको नौकरी दें चपरासी की, तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा ही होता था उस टाइम पे भारतीयों के साथ। तो फोर्थ पॉइंट है, भारत का धन और साधन इंग्लैंड के उद्योगों में खप जाता था, यानी वहीं पर लग जाता था सारा। अतः भारतीय उद्योग ठप हो गए। आर्थिक में है ना ये कि यहाँ का सारा माल जो है वो कहाँ जाता था, इंग्लैंड में, और यहाँ के जो बिजनेस थे वो सारे खत्म होने लगे। तो यही है, सारा धन और संसाधन जितने भी हमारे सारे इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में लग जाते थे, यानी खप जाते थे, और भारतीय उद्योग ठप हो गए। क्लियर। अब है हमारी तीसरी हेडिंग, सामाजिक और धार्मिक कारण। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर ले। कई बार ये क्वेश्चन छोटे में भी आपसे पूछ लेंगे, सिर्फ आपसे आर्थिक कारण पूछ लें, सिर्फ आपसे धार्मिक कारण पूछ सकते हैं, और अलग से सैनिक कारण तो कई बार पूछे गए हैं कि सैनिक कारणों के बारे में बताएं। तो इसमें हम सारे ही कारण देख रहे हैं, तो आप इसमें ये पूरा क्वेश्चन याद कर लें और इसको लिख भी लें, और आपसे कैसे भी पूछे, अगर 8 नंबर में आएगा तो सारे लिखने आपको, अगर आपसे शॉर्ट में एक एक करके कुछ भी पूछे जैसे धार्मिक पूछे तो सिर्फ धार्मिक वाले पॉइंट लिख देने हैं। अब देखते हैं इसकी थर्ड हेडिंग, सामाजिक और धार्मिक कारण। पहला है इसमें, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि पर रोक ऐसे सामाजिक प्रश्न थे जिनको लेकर कट्टरपंथी हिंदू अंग्रेजों के शत्रु बन बैठे। देखो, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा है तो अच्छी प्रथाएं नहीं है, पर जिस समय के भारत की हम बात कर रहे हैं उस टाइम के लोगों के मन में ये बहुत ही गहरी आस्थाएं थी, लोग इन चीज़ों को बहुत मानते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये चीज़ें ख़त्म कर दी तीनों। तो इसके ख़त्म होने से जितने भी कट्टरपंथी हिंदू थे वो सभी नाराज़ हो गए और उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये चीज़ें भारतीय समाज में ख़त्म हो। तो पहला है सामाजिक कारण में कि ये प्रथाओं के ख़त्म होने की वजह से कट्टरपंथी हिंदू अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। ठीक है। पॉइंट है, पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के कारण ब्राह्मणों तथा मुल्ला मौलवियों के पठन पाठन पर बुरा प्रभाव पड़ा। पहले के समय में पंडित लोग
या मस्जिदों में मुल्ला और मौलवी लोग शिक्षा दिया करते थे, वही पढ़ाते थे, वही अध्यापक हुआ करते थे। पर अंग्रेज जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन यानी पाश्चात्य शिक्षा लेकर आए, जिसकी वजह से ब्राह्मणों का और मौलवियों का काम जो है वो छिन गया। अब वो नहीं पढ़ाते, अब पढ़ाने के लिए स्कूल खोले गए हैं और वहाँ पर बच्चे पढ़ने जाने लगे, जिससे कि हिंदू भी नाराज़ हुए और मौलवी भी नाराज़ हुए। अब है थर्ड पॉइंट, धर्म परिवर्तन की नीति से हर वर्ग भड़क उठे। तो धर्म परिवर्तन वही कि ईसाई बनाना चाहते हैं हमें गाय और सूअर की चर्बी मिलाकर। तो धर्म परिवर्तन की नीति से हर वर्ग, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, वो भड़क गए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, ईसाईकरण के षड्यंत्र व पारस्परिक रीतियों को तोड़ने के कारण लोगों के धार्मिक विश्वासों को आघात पहुंचा। ठीक है, तो ये भी एक धार्मिक कारण है। उसके बाद एक और फिफ्थ पॉइंट है, छोटा सा दिख नहीं रहा होगा आपको साफ साफ, इसमें लिखा हुआ है मंदिर मस्जिद पर भी कर लगाया गया। तो मंदिर मस्जिद पर जो टैक्स लगाया गया अंग्रेजों द्वारा, उससे भी लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। तो ये थे सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, अब है हमारी अगली हेडिंग, वो है सैनिक कारण, कि सैनिक क्यों नाराज थे। पहला पॉइंट है, यूरोपीय व भारतीय सैनिकों में पद, वेतन, पदोन्नति आदि को लेकर भेदभाव किया जाता था। तो बहुत ज़्यादा भेदभाव था। अगर एक अंग्रेज आर्मी में है, उसकी सैलरी अलग होती थी, उसको सारे बोनस वगैरह मिलते थे, उसका लेवल भी अलग होता था। पर अगर कोई भारतीय उसी पोस्ट पर है, उसकी सैलरी भी कम होती थी, ना प्रमोशन मिलते थे और बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। तो पहला पॉइंट में यही लिखा है, पद यानी उनकी पोस्ट, वेतन मतलब सैलरी, पदोन्नति मतलब प्रमोशन। तो ना तो उन्हें अच्छा पद मिलता था, ना अच्छा वेतन मिलता था, और ना ही प्रमोशन यानी पदोन्नति मिलती थी। दूसरा पॉइंट है, भारतीय सैनिकों को शारीरिक पीड़ा दी जाती थी तथा उन्हें कम महत्व दिया जाता था, यानी उन्हें मारा पीटा जाता था और उनका लेवल कम रखा जाता था। तीसरा पॉइंट है, उन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे, यानी कई सारे उनके ऊपर बैन लगाए गए थे, जैसे कि वे तिलक, चोटी, पगड़ी या दाढ़ी आदि नहीं रख सकते। तो भारतीय समाज में पगड़ी तो हर एक आदमी की शान होती है, और हिंदू जो है मराठी मेनली या महाराष्ट्र साइड भी तिलक लगाया जाता है हमेशा। तो तिलक लगाने में, चोटी रखने में, पगड़ी पहनने में, दाढ़ी रखने में, इन सब चीज़ों को भारतीय लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मानते थे। पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेजी सैनिकों ने ये बोल दिया कि कोई भी इंडियन सैनिक ये चीज़ें नहीं रखेगा, कोई भी पगड़ी वगड़ी ये चीज़ें नहीं पहनेगा, जैसी फ़ौज की ड्रेस है वह उस हिसाब से आप रहोगे। तो ये चीज़ भी थी जिसकी वजह से भारतीय सैनिक भड़क गए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, सामूहिक रसोई। अब क्या होने लगा, आप सबको पता है कि भारतीय समाज जो है उसमें जाति व्यवस्था जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जाति पाति को बहुत माना जाता था। कभी भी एक ब्राह्मण नीची जाति के साथ बैठकर खाना तो क्या, उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। पर फौज में क्या हो रहा था, एक ही रसोई थी, उसी रसोई में सबका खाना बनता था, चाहे सैनिक किसी भी कास्ट का हो। तो इससे क्या हुआ, ब्राह्मण और ठाकुर जो थे वो बहुत नाराज हुए अंग्रेजों से। तो फोर्थ पॉइंट है सामूहिक रसोई। सामूहिक रसोई घर से भी उच्च वर्ग ब्राह्मण और ठाकुर सैनिक अप्रसन्न थे। ये पता नहीं क्या मतलब, थोड़े मिसप्रिंट हो गया, ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे लाइन। अब मैं आपको लाइन बोल रहा हूँ, आप वो लाइन लिख ले। आप यहाँ पे लिखे, सामूहिक रसोई की वजह से जाति पाति की हदें खत्म हो गई, जिसकी वजह से ब्राह्मण और ठाकुर नाराज हो गए। क्लियर, समझ आप गए हैं इस पॉइंट को। लिखा आप इसको ऐसे, जैसे मैंने भी बोली है लाइन। तो समझ इसमें जो है वो ये था कि जाति की वजह से बहुत लोग नाराज हुए, क्योंकि उन्हें नीची जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना पड़ता था, और जैसा भोजन ऊंची जाति के लोगों को मिलता था वैसा ही नीची जाति के लोगों को भी मिलता था। वैसे तो अच्छी बात थी, पर उस टाइम पे जो सोच थी और जाति व्यवस्था थी, उस वजह से बहुत लोग नाराज हुए थे अंग्रेजों से, और वो विद्रोह पर उतर आए थे। ठीक है, अब है हमारा आखिरी पॉइंट, तात्कालिक कारण। इस तात्कालिक कारण को आप सैनिक कारण में भी लिख सकते हो। अब तात्कालिक का मतलब समझ लेते हैं। तात्कालिक का मतलब होता है जो सबसे मेन रीज़न था, जो उस टाइम पे सबसे मेन रीज़न बना। तो तात्कालिक कारण वही था कि नई बंदूकें आई थी और उन बंदूकों में गाय और सूअर की जो अफवाह वो फैलाई गई थी। तो 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो आप इसमें बताओगे तात्कालिक कारण कारतूसों में लगी सूअर और गाय की चर्बी थी,
नई एनफील्ड बंदूकों में गोली भरने से पहले कारतूस को दांत से छीलना पड़ता था। इसे हिंदू तथा मुसलमानों ने अपने अपने धर्म के विरुद्ध समझा। वही बिल्कुल सिंपल कि कारतूस में जो गाय सूअर की चर्बी लगी है, इससे सबका धर्म भ्रष्ट होता था, इसीलिए ये तत्कालिक कारण बना, सबसे बड़ा कारण बना। अब लास्ट में थोड़ी सी लाइन, उपरोक्त कारणों से हम देखते हैं कि विद्रोहियों व विद्रोह का भड़कना स्वाभाविक था। तो ऐसे ऐसे रीजन थे बहुत सारे जिसकी वजह से विद्रोह का भड़कना तो स्वाभाविक था, विद्रोह तो होना ही था। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विद्रोह के कारण क्या थे। वह हमारा अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख करें। यानी कि विद्रोह क्यों सफल नहीं हुआ, क्यों हमारा जो ये फ्रीडम स्ट्रगल था, क्या रीजन थे जिनकी वजह से हम अंग्रेज़ों से नहीं जीत पाए। तो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहला पॉइंट है संगठन का अभाव, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें कमी रही, थोड़ी सी ढंग से लोग आपस में नहीं जुड़ पाए, आपस में संगठित यानी इकट्ठे नहीं हो पाए, केवल कुछ कुछ एरिया के लोग जो हैं उन्होंने विद्रोह में भाग लिया। तो पहला पॉइंट है यह क्रांति सारे भारत की संगठित क्रांति न थी, यानी पूरे भारत में नहीं फैली। दूसरा पॉइंट, उत्तर पश्चिम में अफगान शांत रहे, यानी जो ये आज पाकिस्तान वाला एरिया है उत्तर पश्चिम, इस साइड पे अफगानों ने विद्रोह नहीं किया, तथा विद्रोहियों में संगठन का अभाव रहा, यानी इनमें आपस में क्या रहा, संगठन का अभाव रहा, जिसके कारण देशव्यापी क्रांति नहीं हुई। यानी देशव्यापी क्रांति का मतलब पूरे भारत में क्रांति नहीं हुई। तो पहला पॉइंट आप बनाओगे संगठन का अभाव रहा, यानी कमी रही। दूसरा पॉइंट है उद्देश्य का अभाव। उद्देश्य का मतलब होता है टारगेट। हर विद्रोही जो है उसका अलग अलग टारगेट था, एक जैसा टारगेट नहीं था, सबके अपने निजी स्वार्थ थे। तो पढ़ते हैं इसमें, क्रांतिकारियों कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था, बिल्कुल सिंपल लाइन। उसके बाद है सभी शासकों और जमींदारों के निजी स्वार्थ थे जिनके लिए वे लड़ रहे थे। तो जितने भी राजा थे और जितने भी जमींदार वगैरह किसान थे, सबके निजी स्वार्थ थे, यानी अपने अपने मतलब थे। किसी का भी ये मतलब नहीं था कि अंग्रेजों को भगाना और देश को आज़ाद कराना है, सबके रीजन अपने अपने तक लिमिटेड थे। तीसरा पॉइंट है निजी लड़ाई के कारण काफ़ी समय तक जनसाधारण राष्ट्रीयता की भावना से दूर रहा। जनसाधारण का मतलब है आम लोग। तो निजी लड़ाई होने के कारण जो आम लोग थे वो इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं आई। क्लियर दोनों पॉइंट। पहला था संगठन ढंग से नहीं हो पाया, दूसरा है उद्देश्य एक नहीं था सबका, उद्देश्य का अभाव था, टारगेट का अभाव था। तीसरा पॉइंट है योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य का मतलब है अच्छा, नेतृत्व मतलब लीडरशिप, यानी जो नेता थे वो अच्छे नहीं रहे। विद्रोहियों के पास योग्य सैनिक नेतृत्व का अभाव था, यानी उनके पास कोई ऐसा बड़ा सेनापति नहीं था जो अच्छे से उनका नेतृत्व यानी उनकी लीडरशिप कर सके। दूसरा पॉइंट, क्रांतिकारियों का प्रधान सेनापति मिर्जा मुगल जिसे कोई खास सैनिक प्रतिभा नहीं थी, यानी कि जो बहादुर शाह जफर का बेटा था, बहादुर शाह जफर तो विद्रोह कर नहीं सकते थे, 80 साल से ऊपर के वो थे उस टाइम पे, तो बहादुर शाह जफर बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए उनका जो बेटा है मिर्ज़ा मुग़ल वो सैनिक नेतृत्व संभाल रहा था और उसमें कोई ऐसा खास टैलेंट नहीं था कि वो ढंग से सेनापति बन सके। तो दूसरा कारण ये रहा कि मिर्ज़ा मुग़ल जैसा सेनापति पूरे विद्रोह को संभाल रहा था, जिसकी वजह से विद्रोह में जो है वो दिक्कतें आई हमें। तो फर्स्ट सेकंड पॉइंट हुआ। अब है थर्ड पॉइंट, अवध की बेगम हजरत महल और दिल्ली की सम्राज्ञी जीनत महल भी नरेशों और जागीरदारों से तालमेल स्थापित न कर सकी। यानी जो अवध में लड़ रही हैं बेगम हजरत महल और दिल्ली से जो जीनत महल हैं, ये दोनों ही नरेशों यानी कि जो राजा हैं छोटे और जागीरदार हैं, उनके साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाई। तो ये भी विद्रोह की असफलता का एक कारण रहा। उसके बाद है अगला पॉइंट, सभी की शक्ति बिखरी हुई थी, यानी जितने भी नेता थे वो आपस में मतलब अलग अलग उद्देश्य से लड़ रहे थे, इसी वजह से उनकी जो शक्ति है वो बिखरी हुई थी, उनकी पावर एक नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि क्या क्या कारण थे असफलता के। अब तक हमने पढ़ा है कि सबके स्वार्थ अलग अलग थे, राजा जो थे वो अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाए थे, और उसके अलावा संगठन का अभाव था और उद्देश्य का अभाव था। है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, अंग्रेजों के उत्तम संसाधन, यानी उनके पास जो हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे अच्छे वेपन्स वगैरह हैं, वो सारे इसमें बताएंगे हम। तो अंग्रेजों के उत्तम संसाधन थे, उनके सामने हमारे जो विद्रोही थे वो टिक नहीं पाए। तो पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, अंग्रेजी हुकूमत के पास नवीनतम हथियार, नवीनतम मतलब बिल्कुल मॉडर्न वेपन थे, वह अनुशासित सेना थी, यानी कि ट्रेंड आर्मी थी, फुली ट्रेंड।
ठीक है, हमारे यहाँ के जो लड़ रहे थे वो तो ऐसे ही लड़ने लगे, कोई किसान लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है, तो ये कोई प्रोफेशनल सेना थोड़ी हुई। कोई अपने स्थानीय हथियारों से लड़ रही है, कोई डंडे से लड़ रहा है, कोई भालों से लड़ रहा है। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के जो संसाधन थे और उनकी सेना थी वो हमसे कहीं बेहतर थी। ये था फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, अंग्रेज़ों के पास यातायात और संचार व्यवस्था थी, जबकि विद्रोहियों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अंग्रेज़ जो है उनके पास पूरी रेलवे, पूरा डाक सिस्टम उनके अंडर ही था, तो विद्रोहियों के पास तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर रहा इन दोनों में। अंग्रेज़ों का तो हर चीज़ पर कब्जा था, अगर कोई रेल में भारतीय दिख भी जाए उसको तभी वो कब्जे में कर लेते। तो ये बेचारे तो छुप छुप कर विद्रोह कर रहे थे, जंगलों के रास्ते से घोड़ों इत्यादि पर पैदल जा जाकर अपने संदेश पहुंचाते थे। तो अंग्रेज़ों के उत्तम साधन भी कारण बने विद्रोह की असफलता का। उसके बाद है, अंग्रेज़ों की नौसैनिक शक्ति और तोपखाना अधिक उपयोगी थे। अंग्रेजी सेना जो है उसके पास नौसेना यानी कि नेवी भी थी और तोप खाने भी थे, यानी वो तोप का यूज़ भी करते थे, बड़े बड़े तोप होते थे उनके आगे। तो विद्रोही कहाँ टिक पाते ऐसे खतरनाक हथियारों के सामने। उन बेचारों के पास तो केवल हल्की फुल्की बंदूकें और तलवार इत्यादि चीज़ें थी, देसी हथियार थे उनके पास। तो नौसैनिक शक्ति और तोप खाने की वजह भी एक थी जिसकी वजह से भारतीय विद्रोही जो है वो असफल रहे। क्लियर फोर्थ पॉइंट आपको। तो अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट, अंग्रेज़ों को भारतीयों द्वारा सहायता। यानी यहाँ के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी विद्रोह को कुचलने में। तो इसमें है, क्रांतिकारियों के विरुद्ध पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद और नेपाल के देशी राजाओं ने अंग्रेज़ों की बड़ी सहायता की। तो नाम आप ये याद रखोगे बिल्कुल कि कौन कौन से एरिया थे जहाँ के नवाबों ने अंग्रेज़ों की हेल्प की है। तो मेन इसमें पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद और नेपाल, यहाँ के जितने भी देशी राजा थे उन सब ने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी और वो सब विद्रोहियों के खिलाफ थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जिनकी वजह से हमारा विद्रोह असफल रहा था। ये है, कुछ सिखों और गोरखों ने भी अंग्रेजी हुकूमत की सहायता की। तो कुछ सिख थे, कुछ एरिया के, केवल पूरा पंजाब नहीं कहेंगे हम, कुछ एरिया के सिखों ने भी और गोरखों ने भी अंग्रेजी हुकूमत की सहायता की थी, हेल्प की थी। तो पटियाला, जींद, ग्वालियर, सिख, गोरखे ये वे लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत जो है उसकी हेल्प की थी 1857 के टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे देश की आज़ादी के लिए विद्रोह नहीं था, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से विद्रोह था। कोई अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई किसान अपने हित के लिए लड़ रहा था, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा था। तो सबके रीज़न अलग अलग थे। इनको भी हम उस टाइम पे गद्दार नहीं कह सकते जैसे सिखों ने हेल्प नहीं की, क्योंकि सबके रीज़न अलग अलग थे लड़ने के, तो इन्होंने सपोर्ट किया अंग्रेज़ों को। क्लियर। अब है सिक्स पॉइंट और मेन पॉइंट है ये भी कि अंग्रेज़ों की क्रूरता। क्रूरता का मतलब होता है उनका मतलब निर्दयी थे वो बिल्कुल, मतलब लोग मतलब मारने में, अत्याचार करने बिल्कुल भी वो नहीं हिचकिचाए, बहुत क्रूर थे, वो कठोर थे। तो अंग्रेज़ों की क्रूरता की वजह से भी लोगों के दिलों में डर बैठ गया और उन्होंने विद्रोह का रास्ता छोड़ दिया। तो इसमें पढ़ते हैं अब, भारतीयों को विद्रोह में शामिल होने से रोकने के लिए अत्यंत भयंकर यातनाएं दी गई, यानी बहुत भयंकर पीड़ा दी गई, उन्हें बहुत सजा दी गई, बहुत कठोर तथा बर्बरता का प्रयोग किया गया। वही है इसका मतलब कि बुरे तरीके से उनको दबाया गया। दूसरा पॉइंट, हजारों निरपराध लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, यानी जो अपराधी भी नहीं थे उनको भी मौत की सज़ा सुनाई गई। अगला है, मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ हम पहले समझ चुके हैं कि मार्शल लॉ क्या था। मार्शल लॉ को पूरे भारत में लागू कर दिया, यानी कोई भी अंग्रेज ऑफिसर किसी भी भारतीय को सज़ा दे सकता था। अगला है, घरों और खलिहानों में आग लगा दी गई। लोगों के घरों में आग लगा दी और खेत खलिहानों में आग लगा दी। उसके बाद है, लोगों को मारकर उनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया गया। जानबूझकर गांव के बीच में या चौक पर ये क्या करते थे, जिस पर भी विद्रोह का शक होता था उसको मारकर उसकी लाश को पूरे गांव के सामने लटका देते थे ताकि कोई भी विद्रोह करने की ना सोचे। उसके बाद है अगला पॉइंट, सार्वजनिक स्थलों पर विद्रोहियों को तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया तथा फांसी जैसी सजाएं सुनाई गई। ठीक है, और क्या किया गया, उनको तोप के सामने बांधकर उनको उड़ाया गया जिससे कि लोगों के मन में डर बैठ जाए।
अंग्रेजों की क्रूरता से भयभीत होकर अनेक लोग पीछे हटने लगे। बिल्कुल सिंपल, इतने बुरे तरीके से मौत के घाट उतार रहे हैं विद्रोहियों को, तो इससे बहुत लोग डर गए और पीछे हटने लगे। तो ये अब तक हमने सारे रीजंस पढ़ लिए जिनकी वजह से हमारा विद्रोह जो है वो असफल रहा। उसके बाद अब 7वां पॉइंट, समय से पूर्व क्रांति फैलना। जो डेट फिक्स की गई थी विद्रोह के लिए उससे पहले ही विद्रोह छिड़ गया था। तो विद्रोह को निर्धारित तिथि 31 मई 1857 थी, यानी विद्रोह की निर्धारित तिथि जो थी, फिक्स डेट जो की थी वो 31 मई 1857 की थी, जब पूरे देश में एक साथ विद्रोह का बिगुल बजना था। ये फिक्स किया था कि 31 तारीख को एक साथ विद्रोह करेंगे सभी, लेकिन कुछ जोशीले और आक्रोश से लोगों ने समय से पहले ही अंग्रेजी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। बैरकपुर में मंगल पांडे इसका प्रत्यक्ष उदाहरण थे। तो प्लानिंग की गई थी कि 31 तारीख को विद्रोह करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, पहले ही विद्रोह शुरू हो गया, जिसकी वजह से प्लानिंग में बहुत सारी कमियां रह गई थी और हमारा विद्रोह असफल हो गया। तो हमने देख लिया कि इसमें बहुत सारे रीज़न थे, जैसे कि उद्देश्य नहीं था, संगठन का अभाव था, अच्छा नेतृत्व नहीं था, उसके अलावा सबके अपने अलग अलग स्वार्थ थे। उस सभी के साथ कुछ भारतीय राजाओं ने भी इनकी हेल्प की है। अंग्रेज़ों के पास बहुत अच्छे अच्छे वेपन थे, विद्रोह के पास ऐसे वेपन नहीं थे। अंग्रेज़ों ने जो विद्रोह को दबाया वो बहुत बुरे तरीके से दबाया, जिसकी वजह से लोगों के दिलों में विद्रोह करने की बिल्कुल भी बात नहीं आई और वो बहुत ज़्यादा डर गए, भयभीत हो गए। तो ये सारे रीजंस थे जिनकी वजह से विद्रोह जो है वो असफल रहा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों इस वीडियो वाले, तो इनको अच्छे से आप नोट डाउन भी कर लें और या आप चाहें तो ऐसे ही वीडियो में से देख के इनको याद कर लें अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।